आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडार। तो बिहार में दूसरे दौर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन जुबानी जंग अब भी नहीं थमी। तो इस पर हमारी नजर रहेगी, आपको ग्राउंड से भी अपडेट देंगे। बात होगी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की भी, जिसके लिए कल वोट डाले जाएंगे। और आगे आपको दिखाएंगे पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में ठंड ने दस्तक दे दी है। आज शाहरुख खान हो गए हैं 55 साल के। सालगिरह पर फैंस किस अंदाज में उन्हें विश कर रहे हैं, इस पर भी खबर होगी। और ठीक आधे घंटे बाद देखिए आतंक के डॉक्टर का इलाज, लेकिन सबसे पहले रफ्तार के साथ 100 खबरें। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन तेज। भरतपुर में मुंबई दिल्ली रेल रूट पर प्रदर्शनकारियों ने किया कब्जा। प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों की फिश प्लेट भी निकाली, जमकर की नारेबाजी। गुर्जर आंदोलन की वजह से रेल यातायात पर असर, कई ट्रेन के रूट में बदलाव। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने दी जानकारी। करौली में भी गुर्जर आरक्षण के मसले पर आंदोलन। प्रदर्शनकारियों के विरोध के बाद लौटे मंत्री अशोक चांद्रा। प्रदर्शन की वजह से करौली में रोडवेज की बस भी बंद, लोगों की बड़ी मुश्किलें। अजमेर में भी आरक्षण के लिए जबरदस्त गुर्जर आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने अजमेर कोटा हाईवे जाम किया, आगजनी। बहराइच में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 10 जख्मी। पाली में भी हादसा, 3 ट्रक की आपस में भिड़ंत, 2 की मौत। नेशनल हाईवे 62 पर हुए हादसे के बाद ट्रक के केबिल तोड़कर निकाले गए शव। अयोध्या से लखनऊ जा रही बस में अचानक लगी आग, उसमें सवार सभी 39 यात्री बाल बाल बचे। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक में लगी आग, 4 लोगों की झुलसकर मौत, 3 की हालत गंभीर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश। फ्रांस और ईसाइयों के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। छात्र नेता फरहान जुबैरी ने ईसाइयों के कत्लेआम को ठहराया जायज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। बल्लभगढ़ में कल हुए बवाल को लेकर पुलिस का एक्शन, हंगामा पथराव करने के आरोप में 30 लोग शिकंजे में। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक हंगामा करने वालों में कई शहर के बाहर वाले, हिंसा की साजिश रचने वालों की जांच पड़ताल। कल बल्लभगढ़ में सैकड़ों की भीड़ ने की थी महापंचायत, उसके बाद कुछ शरारती तत्वों ने किया था पथराव, पुलिस को करना पड़ा था लाठीचार्ज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के दावों पर उठाए सवाल, पूछा 10 लाख रोजगार कहां से आएगा, कहां से लाएंगे पैसा। अब बिहार में तीसरे दौर के प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज यूपी के सीएम की कई चुनावी सभाएं। योगी आदित्यनाथ का बिहार में आज वाल्मीकि नगर में चुनावी सभा का आगाज, रक्सौल और सीतामढ़ी में रैलियां। बिहार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा की बदजुबानी, नीतीश कुमार के लिए कहे अपशब्द। झूठा देश में कोई मुख्यमंत्री इतना झूठा और नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा, उनकी विदाई तय है। देखिए नीतीश कुमार जी, हम बार बार कह रहे हैं, थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। अस्पताल की व्यवस्था क्यों चरमराई है? देखिए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी बोले जो नीतीश ने नहीं किया उसे पूरा करने के लिए बिहार एक मौका दे, करके दिखाएंगे। चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर बोला सियासी हमला, कहा शराब तस्करों के लिए चिंतित रहते हैं मुख्यमंत्री। मुंगेर कांड को लेकर चिराग का नीतीश पर आरोप, बोले उन्हीं के आदेश पर चलाई गई गोली। कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान, 17 जिलों में 94 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे दौर में आरजेडी 56, बीजेपी 46 और जेडीयू के 43 उम्मीदवार मैदान में। प्रशासन की तरफ से तैयारियां आखिरी दौर में। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 1464 उम्मीदवार मैदान में। तेजस्वी, तेजप्रताप, नंदकिशोर समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत का होगा फैसला। सिवान में कल 8 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव समेत थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम। 3 नवंबर को सहरसा में पीएम मोदी की चुनावी रैली, उसमें शामिल होने वाले नेताओं और सुरक्षा कर्मियों की कोरोना की जांच। यूपी में एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए मायावती को बीजेपी की दोस्ती से परहेज नहीं, समाजवादी पार्टी को बताया दलित विरोधी। किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए किसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे। सपा के दूसरे खड़े मायावती ने कहा बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद बीएसपी ने अपने चारों शासनकाल में एक भी दंगा नहीं होने दिया। मायावती ने यह भी कहा बीएसपी की विचारधारा बीजेपी के ठीक उलट है, लिहाजा विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी से नहीं होगा कोई समझौता। मायावती का आरोप, लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करने पर बीजेपी ने मुझे सीबीआई केस में फंसाया, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने नहीं दिया मेरा साथ। मथुरा के नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज पढ़े जाने पर बवाल, धोखा देकर ऐसा कराने का आरोप। नमाज पढ़ने के 4 आरोपों के खिलाफ पुलिस की सख्ती दर्ज की एफआईआर। मंदिर सेवायतों को गुमराह कर परिसर में पढ़ी गई नमाज, भावनाओं को आहत करने का आरोप।
हापुड़ में मंदिर जा रही लड़की पर बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से किया हमला, आरोपियों का सुराग नहीं। बिजनौर में एक सिपाही पर दोस्ती के नाम पर महिला से रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पीओके में पाकिस्तान सरकार की नई चाल, गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान। रविवार को गिलगित के दौरे पर थे इमरान खान, यही जनसभा में नए फैसले का किया जिक्र। गिलगित में चुनाव कराने का ऐलान भी कर चुकी है। को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, जो हमने गिलगित में चुनाव कराने का भी ऐलान कर चुकी है पाकिस्तान सरकार। नवंबर में होने हैं चुनाव। इमरान खान ने कहा चुनाव की वजह से पैकेज का ऐलान बाद में। हाल के दिनों में गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन। इमरान खान के फैसले के खिलाफ भारत ने जताई सख्त आपत्ति, विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा पीओके में पाकिस्तान को ऐसे फैसले करने का अधिकार नहीं। भारत ने एक बार फिर कहा 1947 के वैध विलय के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख की तरह भी गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग। भारत ने सख्त लहजे में दी चेतावनी, दर्जा बदलने की बजाय अवैध कब्जे को खाली करे पाकिस्तान सरकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती रात भी पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन, शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर में फायर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैफुल्ला ढेर। पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में हत्या चढ़ा सैफुल्ला, 3 बीजेपी नेताओं की हत्या का था मास्टरमाइंड। श्रीनगर के रंगरेत इलाके में हुई मुठभेड़, जिंदा पकड़ा गया आतंकी का एक सहयोगी। सैफुल्ला को इसी साल हिजबुल ने बनाया था अपना चीफ। मई में मारा गया रियाज नाइकू। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त सर्च ऑपरेशन, रंगरेत इलाके की घेराबंदी। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82,29,000 के पार, 24 घंटे में 45,000 नए मामले, 24 घंटे में 54,000 संक्रमित हुए रिकवर। इतने ही समय में करीब 496 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,369 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 113 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में फिर 24 घंटे में 5,664 नए मामले, 51 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना को लेकर गृह सचिव अजय भल्ला की आज बैठक, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल जैसे राज्यों के मुख्य सचिव होंगे शामिल। लखनऊ में मुफ्तीगंज गर्ल्स कॉलेज के पास लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। पश्चिम बंगाल के लेक टाउन में आग से तबाही, सुबह सुबह हुए हादसे में 4 घर जलकर खाक। पुरानी दिल्ली के चूड़ीवाड़ा इलाके में 2 लाश मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। हावड़ा में लोकल ट्रेन में चढ़ने से रोके जाने पर बवाल, नाराज यात्रियों ने वैद्यवटी स्टेशन पर ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन। तरनतारण में किसानों ने 1 करोड़ के जुर्माने पर भड़के किसान, पराली जलाकर केंद्र सरकार का किया विरोध। आजमगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 5 लोग घायल। महाराष्ट्र के बारामती में कोरोना जागरूकता पर भाषण दे रहे मंत्री ने नहीं पहना था मास्क, 100 रुपए का लगा जुर्माना। पुणे के इंदापुर में हिरण पकड़ने वाला शख्स गिरफ्तार, आरोपी से हिरण भी बरामद। पर्यटकों के लिए खोला गया दुधवा टाइगर रिजर्व, कोरोना को देखते हुए 10 साल छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को एंट्री नहीं। झालावाड़ में 2 गुटों की आपसी रंजिश में खूनी झड़प, 12 लोग जख्मी। हरियाणा के जींद में घर के बाहर एक महिला पर हमला, सिर में मारी गई गोली, पुलिस को संपत्ति विवाद का शक। ग्रेटर नोएडा में आईपीएल के लिए सट्टेबाजी करने वाले 5 गिरफ्तार, कब्जे से लैपटॉप, कार और मोबाइल जब्त। सोनभद्र में तहसील परिसर में मासूम बच्चे की हत्या के आरोपी को देख रोने लगे मां बाप, इंसाफ की लगाई गुहार। परिवार के मुताबिक थानाध्यक्ष का करीबी था आरोपी, सबूत नहीं मिलने की दलील देकर केस को बंद करने का आरोप। कुएं में मिला था बच्चे का शव। राजस्थान के सिरोही में चांदी, सोने और हीरो की खेप जब्त, 3 लोग हिरासत में। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान विस्फोट, 4 बच्चे बुरी तरह से झुलसे। हावड़ा में महिला की चेन छीनकर भागे बाइक सवार, पुलिस के हत्थे चढ़े, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका का किया कत्ल, पुलिस के सामने किया सरेंडर। नोएडा में फर्जी कागजात के जरिए लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। रांची के हिंदी पीढ़ी इलाके में गोलीबारी में महिला घायल, घायल महिला के घर में मिली एक शख्स की लाश। एक महिला पर फिरोजाबाद में तेजाब से हमला, छेड़खानी का विरोध करने पर हमले का आरोप, केस दर्ज। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को फिर एनसीबी का समन, जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। करिश्मा प्रकाश अब तक लापता, मोबाइल भी बंद, एनसीबी ने मां को थमाया समन। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक, आईटीओ, चांदनी चौक, लाल किला इलाके में दिखी धुंध।
राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 362, सोनिया विहार, बवाना, पड़पड़गंज में 300 के पार पहुंचा आंकड़ा। वाराणसी में शहीदों की स्मृति में गंगा सेवा निधि द्वारा आकाशदीप प्रज्वलन कार्यक्रम, 30 नवंबर तक कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश में आज से खुल रहे हैं स्कूल, शिक्षा मंत्री ने कृष्णा जिले में दौरा कर इंतजाम का लिया जायजा। आज श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व, रंग बिरंगी रोशनी से सजा श्री हरमंदिर साहिब। अभिनेता शाहरुख खान का आज जन्मदिन, कल शाम से ही मन्नत के बाहर जुटे फैंस। कोरोना की वजह से शाहरुख ने भीड़ नहीं जुटने की अपील की, पुलिस लोगों को समझाकर भेजती रही वापस। 5 नवंबर को किसान संगठनों का देशव्यापी चक्का जाम, बरनाला में किसान नेताओं ने बनाई रणनीति। लाहौल स्पीति में 3 दिन से बर्फबारी का दौर जारी, सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। कई इलाकों में 8 इंच तक जमी बर्फ की मोटी परत, रोहतांग दर्रे तक यातायात को किया गया बंद। बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, पारा 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा, लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद। अमृतसर में सिखों के चौथे गुरु रामदास का प्रकाश पर्व आज, हरमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से दी मात, गेंदबाज पैट कमिंस बने मैन ऑफ द मैच। पैट कमिंस ने 4 ओवर में 34 रन देकर छटके 4 विकेट। कोलकाता ने कप्तान मॉर्गन के तेज तर्रार 68 रन की बदौलत बनाए 7 विकेट पर 191 रन, 131 रन की बना सकी राजस्थान रॉयल्स की टीम। अंक तालिका में 18 अंकों के साथ मुंबई नंबर 1 स्थान पर पहुंची। 14 अंकों के साथ आरसीबी दिल्ली और केकेआर दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान के लिए बढ़ी होड़। सनराइजर्स हैदराबाद भी चौथे पायदान की रेस में। और इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां मंदिर में नमाज पढ़ने से हंगामा मच गया है। आपको बता दें, मंदिर सेवायतों की शिकायत के बाद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें फैसल खान, मोहम्मद चांद शामिल हैं। चारों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। मथुरा के नंद बाबा मंदिर प्रशासन का आरोप है कि धोखे से मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी गई। धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप, मथुरा के नंद बाबा मंदिर की एक घटना, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि धोखे से ये लोग भीतर दाखिल हुए और उसके बाद मंदिर के इस प्रांगण में नमाज पढ़ी गई। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज इस मामले में किया गया है। ये हम देखिए, सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 को उस पर निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये है मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो, हाँ, इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जान अनहार। तो प्रेम है, यही धर्म है। देखिए आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं, उद्धव और अस्खान में क्या था? उद्धव और श्री कृष्ण, उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया और यही इस्लाम धर्म में भी। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो दाढ़ी रखे, मैं यनफउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो, वो अच्छा है। तो यही धर्म का मेन मतलब है, धर्म न दूसर सत्य। तो यहाँ पर इस शख्स को भी आप सुन रहे थे, फैसल खान इनका नाम बताया जा रहा है और ये 4 लोग थे। हालांकि इनका ये कहना है कि परिक्रमा करने के बाद कुछ इन्होंने मन्नत मांगी थी, यहाँ पहुंचे हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ और जानकारी के साथ। शिवेंद्र, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, नंद बाबा मंदिर के भीतर नमाज पढ़ी गई, केस भी इस मामले में दर्ज कर लिया गया। पुलिस किस तरह से देख रही है इस मामले को? देखिए, अभी तो पुलिस का कहना यह है कि हो सकता है इसमें कोई बड़ी साजिश हो, प्लान के तहत डिस्टरबेंस करने की कोशिश की जा रही है। चलिए दोबारा शिवेंद्र से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन नंद बाबा मंदिर परिसर का यह मामला, जहां पर 4 शख्स ने नमाज अता की और इसके बाद धोखे से नमाज अदा करने का मामला इन पर दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इसमें साजिश थी या फिर किसी भूल चूक के चलते ऐसा हुआ है, ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन आपको ये बता दें कि मामला अब थाने में दर्ज कर लिया गया है। 4 के खिलाफ एफआईआर हुई है क्योंकि मंदिर परिसर में नमाज अदा की। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना इसका एक मकसद हो सकता है, लेकिन मथुरा के मंदिर में नमाज पर अब ये विवाद गहरा चुका है।
शिवेन मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। शिवेन देखिए, जो ये आरोपी लोग हैं इनकी बात भी हमने सुनवाई। वो तो ये कह रहे हैं कि हम एक धार्मिक सौहार्द के लिए यहाँ पर आए, कोई मन्नत हमने मांगी थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस किस तरह से देख रही है पूरे मामले को। देखिए, अभी पुलिस इसमें पूरी तरह से साफ नहीं है। उनको ये लगता है कि कोई साजिश भी हो सकती है या फिर शरारत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग पहले पहुंचे, यहाँ पर धर्म की बात की, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी की, पुजारी से भी बात की, उसने इंसिस्ट किया कि यहाँ भोजन करके जाइए, तमाम बातें करते रहे और मौका पाते ही उन्होंने वहाँ पर नमाज पढ़ी, उसकी फोटो खींची, उसको वायरल किया। तो इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या कोई राजनीतिक साजिश है? क्योंकि इसमें कुछ राजनेताओं के भी जुड़े होने की बात अभी शुरुआत में सामने आ रही है। तो ये सब कुछ साफ होना बाकी है, उसके बाद ही कुछ इसमें आधिकारिक रूप से पुलिस वाले कह पाएंगे। लेकिन इसकी जांच चल रही है, पुजारी और दूसरे लोगों से बातचीत की गई है। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये इस पोस्ट को वायरल किया है, कुछ जगहों पर डाला गया है, यूपी में और दिल्ली में भी लोगों ने फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया पर इस फोटो को डाला है। उन लोगों से भी संपर्क किया गया है जिससे पता चल सके कि आखिरकार किसने इंस्टिगेट किया, क्या प्लान था। तो हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। पूरी दुनिया में इस वक्त फ्रांस की ही बात हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुस्लिम फ्रांस से नाराज नजर आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फ्रांस से उठे इस मुद्दे का असर भारत में भी दिखा, जहां पर विरोध प्रदर्शन हुए। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ सख्ती को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम सड़कों पर है। भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार सख्त एक्शन की चेतावनी दे रही है। इसके बावजूद एमपी के अलीराजपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के पोस्टर जमीन पर चिपका दिए गए, जिसे लेकर हंगामा मच गया। सुबह आनन फानन में नगर परिषद के कर्मचारियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद इसे निकाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। वहीं धर्म के नाम पर फ्रांस में हो रही हिंसा को लेकर भारत के बुद्धिजीवियों का वर्ग भी सामने आया है। 100 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने बयान जारी करते हुए हिंसा की निंदा की है, जिसमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, प्रशांत भूषण जैसे दिग्गजों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये लोग धर्म के नाम पर हाल ही में अंजाम दी गई हत्या की घटनाओं की स्पष्ट रूप से और बिना शर्त निंदा करते हैं। सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्याओं को उचित ठहराने संबंधी भारतीय मुस्लिमों के कुछ स्वघोषित अभिभावकों के ऊटपटांग तर्क से बहुत आहत हुए हैं और कुछ राष्ट्राध्यक्षों की अस्वीकार्य टिप्पणियों की भी निंदा करते हैं। इससे पहले शार मुनव्वर राणा ने विवादित बयान देते हुए फ्रांस में हुई हिंसा को जायज ठहराया था। आप अल्लाह का कार्टून बनाइए, क्यों नहीं बनाते हैं? आप गॉड का बनाइए, तो गॉड को तो वो खुद मानते हैं। आप हजरत ईसा का कार्टून बनाइए, तो आप उनका तो नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं, तो आप क्यों बनाएंगे? किसी को इतना मजबूर न करो कि वो एग्रेसिव हो जाए, किसी को इतना मजबूर न करो कि उसके अंदर का भेड़िया जाग जाए। वहीं फ्रांस की ओर से इस्लामिक कट्टरता को लेकर फिर सख्त संदेश दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि लोगों की नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन इसके नाम पर किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। À la fois dans un sentiment de tristesse, d'unité aussi et de colère, je dirais à l'international, pour attaquer la France. उधर फ्रांस में हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मजहबी कट्टरपंथियों के निशाने पर आए फ्रांस में हिंसा की एक और गंभीर घटना हुई। लियोन शहर के एक चर्च में पादरी पर जानलेवा हमला हुआ। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में पादरी को गोली मारकर हमलावर भाग निकला। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पेट में गोली लगने से पादरी की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। इससे पहले नीस शहर में 2 दिन पहले एक चर्च में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लगातार फ्रांस के चर्चों में हो रहे हमले को लेकर भी भारी तनाव देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। फ्रांस में पैगंबर के कार्टून को लगातार प्रकाशित किए जाने से मुस्लिम देश नाराज थे। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कार्टून दिखाने वाले टीचर की हत्या के बाद कट्टरपंथी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम देशों में मैक्रोन को शैतान का पुजारी तक कहा जाने लगा। मुस्लिम देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन चरम पर है।
पाकिस्तान में मैक्रो के पुतले फूके जा रहे हैं। ईरान में मैक्रो को राक्षस कहा जा रहा है। इराक में भी मैक्रो के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे कई और मुस्लिम बहुल देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को निशाने पर लिया जा रहा है। इन देशों से फ्रांस के नागरिकों और उनके राजदूतों को निकाल बाहर करने और फ्रांस में बने उत्पादों के बहिष्कार की मांग भी तेज हो गई। और यहाँ पे सिर्फ सुनीगा लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी मुस्लिम दुनिया को ये चाहिए कि हर किस्म की फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, उसको फौरन स्टोर से उसको रिमूव किया जाए। दरअसल 16 अक्टूबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में अभिव्यक्ति की आजादी की क्लास में एक टीचर ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया तो चेचेन मूल के छात्र ने गला काटकर उनकी हत्या कर दी। कई मुस्लिम देशों में जहां इसका समर्थन किया गया, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे आतंकी हमला करार दिया। यही नहीं, उन्होंने फ्रांस के कट्टरपंथी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरी दुनिया धर्म संकट के दौर से गुजर रही है। इस बात से भड़के तमाम मुस्लिम देशों ने मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। वहीं फ्रांस के बहिष्कार की मुहिम का नेतृत्व किया तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने अपने देशवासियों से फ्रांस का सामान न खरीदने की अपील की। एर्दोगान और फ्रांस के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। शार्ली एब्दो ने एर्दोगान का मजाक उड़ाने वाला कार्टून प्रकाशित किया, जिससे तुर्की भड़क गया। एर्दोगान ने कहा कि मैक्रो को मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। वहीं उन्होंने पूछा कि इस शख्स को मुसलमानों और इस्लाम से क्या समस्या है। एर्दोगान का आरोप था कि मैक्रो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। फ्रांस और तुर्की नाटो के सहयोगी हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर तुर्की ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि यूरोपियन यूनियन फ्रांस के साथ खड़ा है। उधर एर्दोगान के सुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सुर मिलाया और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस्लामोफोबिया वाले कंटेंट पर रोक लगाएं। फेसबुक के जो ओनर हैं जुकरबर्ग, उनको भी इमरान खान साहब ने, वजीर आजम ने एक खत तहरीर किया है जिसपे उन्होंने डिमांड किया है कि इस्लामोफोबिया पर सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, उसका कंप्लीट जो है वो बैन किया जाए। हालांकि जोश में होश खो बैठी पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पास कर अपनी फजीहत करा ली। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में है हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके खिलाफ है ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की जाती है। उसने फ्रांस से अपना राजदूत बुलाने का प्रस्ताव पास कराया, जबकि 3 महीने से पेरिस में उसका कोई राजदूत था ही नहीं। पिछले राजदूत को चीन का राजदूत बना दिया गया था। तुर्की और पाकिस्तान दोनों आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोनों कट्टरवाद को बढ़ावा देकर अपने लोगों का ध्यान बांटने में जुटे हैं। लेकिन फ्रांस का विरोध उन देशों में भी हो रहा है जो आमतौर पर ऐसे विवाद से दूर रहना चाहते हैं। कुवैत और यमन के सुपरमार्केट और दवाइयों की दुकानों से फ्रांस के उत्पादों को हटा दिया गया है। इन देशों को इस्लाम पर दिए गए मैक्रो के बयानों से आपत्ति है। कुवैत में 70 दुकानें चलाने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 23 अक्टूबर को ही फ्रांस के सामानों के बायकॉट का आदेश जारी कर दिया था। मुस्लिम देशों में विरोध बढ़ता देख फ्रांस ने इन देशों में अपने नागरिकों को सुरक्षा का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है। आज तक ब्यूरो। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन तेज। भरतपुर में मुंबई दिल्ली रेल रूट पर प्रदर्शनकारियों ने किया कब्जा। प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों की फिश प्लेट भी निकाली, जमकर की नारेबाजी। गुर्जर आंदोलन की वजह से रेल यातायात पर असर, कई ट्रेन के रूट में बदलाव। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने दी जानकारी। अजमेर में भी आरक्षण के लिए जबरदस्त गुर्जर आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने अजमेर कोटा हाईवे जाम किया, आगजनी की। हाथरस कांड में आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। डीएम प्रवीण कुमार और निलंबित एसपी विक्रांत वीर दाखिल करेंगे अपना हलफनामा। कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान। 17 जिलों में 94 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में आरजेडी 56, बीजेपी 46 और जेडीयू के 43 उम्मीदवार मैदान में। प्रशासन की तरफ से तैयारियां आखिरी दौर में।
बिहार में तीसरे दौर के प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज यूपी के सीएम की कई चुनावी सभाएं। 3 नवंबर को सहरसा में पीएम मोदी की रैली, उसमें शामिल होने वाले नेताओं और सुरक्षाकर्मियों की कोरोना की जांच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के दावों पर उठाए सवाल, पूछा 10 लाख रोजगार के लिए कहां से लाएंगे पैसा। यूपी में एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए मायावती को बीजेपी की दोस्ती से परहेज नहीं, समाजवादी पार्टी को बताया दलित विरोधी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश। फ्रांस और ईसाइयों के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। छात्र नेता फरहान जुबैरी ने ईसाइयों के कत्लेआम को ठहराया था जायज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। बल्लभगढ़ में कल हुए बवाल को लेकर पुलिस का एक्शन, हंगामा, पथराव करने के आरोप में 30 लोग शिकंजे में। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक हंगामा करने वालों में कई शहर से बाहर के लोग। हिंसा की साजिश रचने वालों की जांच पड़ताल। मथुरा के नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज पढ़े जाने पर बवाल, धोखा देकर ऐसा करने का आरोप। नमाज पढ़ने के 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती, दर्ज की गई एफआईआर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैफुल्लाह को किया गया ढेर। पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में हत्याचढ़ा सैफुल्लाह 3 बीजेपी नेताओं की हत्या का था मास्टरमाइंड। श्रीनगर के रंगरेत इलाके में हुई मुठभेड़, जिंदा पकड़ा गया आतंकी का एक सहयोगी। पीओके में पाकिस्तान सरकार की नई चाल, गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान। गिलगित में चुनाव कराने को लेकर भी ऐलान कर चुकी है पाकिस्तान सरकार। नवंबर में होने हैं चुनाव। पाकिस्तान सरकार के ऐलान का भारत की तरफ से सख्त विरोध, विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया बयान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती रात भी पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन, शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर में फायरिंग। अयोध्या से लखनऊ जा रही बस में अचानक लगी आग, उसमें सवार सभी 39 यात्री बाल बाल बचे। और अपने ही घर में बुरी तरह घिरे प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब एक नई चाल चली है। दरअसल इमरान ने गिलगित और बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। इमरान के नापाक मंसूबे पर भारत ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने 2 टूक सुना दिया कि पीओके खाली करो। गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में पाकिस्तान सरकार के विरोध की ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। पाक सरकार के जुल्म सितम से परेशान आम नागरिक और कारोबारी इस तरह सड़कों पर उतरने के आदी हो गए हैं। अक्सर ऐसे प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल दिया जाता है। इसे लेकर पिछले काफी महीने से गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में कई प्रदर्शन हो चुके हैं। 9 साल से जेल में बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए प्रदर्शन पिछले काफी समय से चला आ रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया। ये ऐलान पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने गिलगित की एक चुनावी रैली में किया। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। भारत ने पाकिस्तान के इस ऐलान का सख्त विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्र में भौतिक परिवर्तन लाने की कोशिश को पूरी तरह अस्वीकार करती है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 1947 में हुए वैध विलय के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ गिलगित बल्तिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। जबरन कब्जा किए गए क्षेत्र पर पाकिस्तान सरकार को किसी तरह का दखल देने का अधिकार नहीं है। ऐसी कोशिशों में पाक अधिकृत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ पिछले 7 दशक से जारी मानवाधिकार के उल्लंघन, अत्याचार और उन्हें आजादी से वंचित रखने की सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। भारत सरकार ने 2 टूक कहा है कि पाकिस्तान इन भारतीय इलाकों की दर्जा बदलने की बजाय तत्काल सभी अवैध कब्जे को खाली करे।
हद तो यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस ऐलान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक दिन पहले ही इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव का ऐलान किया था। नवंबर में होने वाले इस चुनाव को लेकर भी भारत की तरफ से सख्त ऐतराज जताया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान खान की सरकार के खिलाफ लगातार विरोध की आवाजें उठ रही हैं। वहां पाकिस्तान के खिलाफ ही रैलियां निकाली जा रही हैं। भारत ने साफ कर दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा बता दिया था कि जब भी कश्मीर की बात होती है तो इसमें पीओके शामिल होता है। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इमरान खान पाकिस्तान में ही बुरी तरह से घिर गए हैं। साझा विपक्ष उन्हें चुनौती दे रहा है। जनता बार बार सड़कों पर उतर रही है। ऐसे में इमरान हर वो हरकत कर रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका को कश्मीर में सुरक्षा बलों ने करारा झटका दिया। दरअसल सुरक्षा बलों ने कश्मीर में हिजबुल के टॉप कमांडर सैफुल्लाह को ढेर कर दिया। 3 बीजेपी नेताओं की हत्या में सैफुल्लाह का भी हाथ था। कल दोपहर ज्वाइंट ऑपरेशन में हिजबुल चीफ का खात्मा हो गया। आतंक के डॉक्टर का इलाज, टॉप हिजबुल कमांडर का सफाया, एनकाउंटर में ढेर सैफुल्लाह मीर। कश्मीर में बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंक के आका का आज सफाया हो गया। आतंक के डॉक्टर और हिजबुल के टॉप कमांडर सैफुल्लाह मीर को सुरक्षा बलों की साझा टीम ने मार गिराया। रविवार दोपहर 2 आतंकवादियों के श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन चलाया। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों की साझा टीम ने हिजबुल के टॉप कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराया। इस साल अगर देखें तो सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद हासिल हुई है, क्योंकि जो 10 मोस्ट वांटेड सूची मिलिटेंटों की तैयार की थी सुरक्षा बलों ने और सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में, उसमें नंबर 1 पर डॉक्टर सैफुल्लाह ही थे। अभी तक फिलहाल हिजबुल मुजाहिदीन ने डॉक्टर सैफुल्लाह की जगह पर किसी भी कमांडर को या किसी भी मिलिटेंट को अपने संगठन का प्रमुख तो नहीं बनाया है, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं हिजबुल मुजाहिदीन को भी डॉक्टर सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद कड़ा झटका लगा है। कामयाब ऑपरेशन हुआ है जिसमें बहुत बड़ा कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का, जो कहिए कि नंबर 1 कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन डॉक्टर सैफुल्लाह आज मारा गया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत सारे लिहाज से एक बहुत अच्छा कामयाब ऑपरेशन माना जाएगा, जिसमें पुलिस, सीआरपी, आर्मी ने मिलकर के काम किया। सुरक्षा बलों के काफिले पर हुए दर्जनों हमले को लेकर सैफुल्लाह की काफी समय से तलाश थी। हाल ही में हुए 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे हिजबुल कमांडर ही था। पिछले दिनों कश्मीर घाटी के कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के 3 नौजवान कार्यकर्ताओं की हत्या का मास्टरमाइंड ये सैफुल्लाह था। इसने कश्मीर के अंदर आतंक मचा के रखा था, लेकिन भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में इस दुर्दांत आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया गया है। सैफुल्लाह इसी साल मई में हिजबुल का कमांडर बना था। रियाज नाइकू के खात्मे के बाद उसे कश्मीर में हिजबुल चीफ बनाया गया था। सैफुल्लाह उर्फ गाजी हैदर पुलवामा के मंगलपुरा इलाके का रहने वाला था। वो हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन के इशारे पर कश्मीर घाटी में आतंक की साजिश रचता था, खून खराबा करता था। सैफुल्लाह को आतंक का डॉक्टर भी कहते हैं, क्योंकि उसने मेडिकल की पढ़ाई की थी। हिजबुल चीफ का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। संदेश साफ है, या तो सरेंडर करो या गोली खाओ। श्रीनगर से अशरफ आनी और दिल्ली से कमलजीत के साथ आज तक ब्यूरो। लव जिहाद को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर कानून लाने की हुंकार भरी, तो हरियाणा सरकार ने साथ देने में देर नहीं लगाई।
लेकिन लव जिहाद पर कानून के दाव ओवैसी ने चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री को संविधान और कानून की जानकारी नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। ये तस्वीर दिल्ली से सटे हरियाणा के बल्लभगढ़ की है। निकिता के लिए इंसाफ मांग रहे लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि भीड़ सड़कों पर उतर आई। फरीदाबाद हाईवे को जाम कर दिया। देखते ही देखते गुस्साए लोगों की संख्या बढ़ गई। कुछ लोगों ने सड़कों पर आगजनी की तो कुछ तोड़फोड़ करने लगे। बल्लभगढ़ की निकिता के लिए इंसाफ की हर तरफ मांग उठ रही है। निकिता के परिवार ने इसे लव जिहाद का नतीजा बताया तो सड़कों पर संग्राम खड़ा हो गया। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठने लगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान तक कर दिया है। देश में चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। योगी को हरियाणा सरकार का साथ मिला, जहां निकिता के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन सियासत के मुस्लिम चेहरे ओवैसी को ये ऐलान रास नहीं आया। काफी मांग उठ रही है देश के अलग अलग कोनों से। हरियाणा में भी निकिता के पेरेंट्स ने आरोप लगाया है कि ये लव जिहाद का मामला है, तो इस प्रकार से तो होने नहीं दिया जा सकता ना। तो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सभी से, अपने साथियों से भी, अपनी सहयोगी पार्टी से भी बात करेंगे। बाकी जहाँ जहाँ पर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम कानून बनाएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे विचार करके ही कुछ करेंगे। जब कोरोना चल रहा था तो तबलीगी जिहाद कहा, कोर्ट ने उसको कहा कि झूठ है। फिर यूपीएससी का जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है, सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज न समझ में आती, न उनको कुछ मालूम। सीएम योगी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कोई आधार नहीं है, लेकिन इसमें लव जिहाद का जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि आईपीसी में भी लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है। ऐसे में योगी सरकार कैसे कानून लाती है, कैसे कानून बनाए जाते हैं, ये देखना होगा। आज तक ब्यूरो। बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान होगा और इस दौर में 17 जिलों के 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में बीजेपी और आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर आमने सामने है, लिहाजा जुबानी जंग भी दोनों दलों में दिखाई दी। आप सभी के प्रणाम। भाई नौजवान, तरक्की की बात होनी चाहिए, गरीबी की, भुखमरी की। लोग हमारे खिलाफ अभियान चलाता है। बिहार में दूसरे दौर के रण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौरान बीजेपी और आरजेडी की सबसे ज्यादा सीटों में भिड़ंत होगी। इसका अक्स चुनाव प्रचार में भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने आरजेडी के जंगल राज को निशाना बनाया। हर माँ अपने बच्चों को कहती थी, घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना। बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। याद है ना? याद है कि नहीं है? बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। ये कौन था भाई लकड़ सुंगवा? बच्चों की माताएं उन्हें लकड़ सुंगवा से क्यों डराती थी? उन्हें डर था अपहरण करने वालों से।
दूसरे दौर में बीजेपी और कांग्रेस में भी 12 सीटों पर मुकाबला है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी पर भी बराबर निशाना साधा। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे, तो उधर तेजस्वी यादव धुआंधार सभाएं कर रहे थे। कल तेजस्वी ने 17 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर लालू यादव की 16 रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डबल इंजन की सरकार है एनडीए की, बिहार से लेके पूरा दिल्ली भर तक सरकार है। क्या मिला हसनपुर की जनता को? क्या मिला? सच में ईमानदार दिल पे हाथ रख के बोलिए। तेजस्वी जिस दिन से प्रचार में उतरे हैं, उसी रोज से वो 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। कमोबेश अपनी हर रैली में वो रोजगार दिलाने की बात करते हैं, मगर रोजगार के साथ साथ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करना भी नहीं भूलते। नीतीश जी कहते हैं ना कि तीर लालटेन का जमाना गया, बल्ब का जमाना आया है, तो हम उनको कहना चाहते हैं अब तो तीर का जमाना गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया है। 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है। दूसरे चरण में विधानसभा की 94 सीटों पर मतदान होंगे। दूसरे चरण में कुल 1661 प्रत्याशी मैदान में है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान हो चुका है। कल दूसरे दौर की बारी है, जबकि आखिरी चरण के लिए वोटिंग 7 नवंबर को होगी। वहीं वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। तब पता चलेगा कि बिहार की जनता ने इस बार किसे सिर आंखों पर बिठाया और किसे धूल पर चलाया। आज तक ब्यूरो।